हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोफेज़ को थोड़ा डिटेल में, लाइक एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा। तो इन केस जो स्टूडेंट्स हैं जिनको सिर्फ एनसीईआरटी लेवल पढ़ना है तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे स्किप कर सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में सेल साइकिल का ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम देखेंगे प्रोफेज़ को डिटेल में। तो प्रोफेज़ क्या है? फर्स्ट स्टेज है हमारा, माइटोसिस का पहला स्टेज है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या होता है कि जो न्यूक्लियस में क्रोमैटिन फाइबर्स प्रेजेंट थे, फाइबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम में, या हम कह सकते हैं कि वो फाइबर्स जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, थिक हो जाएंगे, एंड फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। और इस प्रोसेस को, इस शॉर्ट और थिक होने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन बोल सकते हैं या क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन बोल सकते हैं। ओके, ये अर्ली प्रोफेज में होता है ये कॉम्पैक्शन का प्रोसेस। इससे क्रोमैटिन फाइबर जो है उसका जो नेचर है उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, बस पैकेजिंग में चेंजेस आ रहा है। जैसे आपने प्रोटीन में पढ़ा होगा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर में पैकेजिंग में डिफरेंस है, तो उसी तरह बस इसमें पैकेजिंग में चेंजेस आता है। एंड ये जो कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है ये होता है, एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है जिसका नाम है कंडेंसिन। इसका नाम याद रखना आसान है क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस है तो उसमें हेल्प कर रहा है कंडेंसिन। तो कंडेंसिन एक मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि इस क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन में हेल्प कर रहा है, और साथ ही साथ डीएनए सुपर कॉइलिंग का भी रोल है इसमें। डीएनए सुपर कॉइलिंग से क्या होता है कि टोपोआइसोमरेज के मदद से पॉजिटिव सुपर कॉइल्स बनते हैं डीएनए में। ये आपने अगर डीएनए पढ़ रखा हो तो आपको समझ में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होता है। तो उस डीएनए सुपर कॉइलिंग और कंडेंसिन के कारण हमारा क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन हो गया, पॉजिटिव सुपर कॉइल लूप्स बन गए डीएनए में। तो और जो हमने प्रोफेज में पढ़ते हैं कि फाइबर हमारा कॉम्पैक्ट हो गया है, ये प्रोसेस हो गया है। तो इसके पहले इंटरफेज में क्या होता है कि जो दो डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, वो कोहेजिन प्रोटीन है। ये देखिए मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। दोनों कोहेजिन प्रोटीन से पहले जुड़े रहते हैं इंटरफेज के कंडीशन में, इंटरफेज स्टेज में, जो क्रोमोसोम है हमारे, ठीक है, जिससे दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन जब ये प्रोफेज में जाता है तो ये कोहेजिन डिसोसिएट हो जाता है। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा क्रोमोसोम है उसमें लाइक काफ़ी ज़्यादा हिस्सा आपस में अटैच्ड है कोहेजिन के कारण, लेकिन प्रोफेज में क्या होता है, सिर्फ सेंट्रोमियर वाले हिस्से में जो क्रोमोसोम है वो आपस में अटैच्ड रहते हैं। तो इंटरफेज से प्रोफेज में जब सेल जाता है तब सारा कोहेजिन डिसोसिएट हो जाता है, सिर्फ सेंट्रोमेयर वाले हिस्से में कोहेजिन रहता है। इसलिए वहाँ पर अभी भी दोनों क्रोमोसोम आपस में अटैच्ड है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि पहले क्रोमोसोम्स आपस में अटैच थे कोहेजिन के मदद से इंटरफेज में, लेकिन जैसे ही वो प्रोफेज में जाता है तो कोहेजिन का डिसोसिएशन हो जाता है और सिर्फ सेंट्रोमेयर वाली जगह में कोहेजिन प्रेजेंट रहते हैं। तो आप कहेंगे कि बाकी जगह डिसोसिएशन हो जाता है, वहाँ पर ही क्यों प्रेजेंट है? सेल को या क्रोमोसोम को या किसी भी जो एंजाइम है जो एक्ट कर रहा है उसे कैसे पता कि यहाँ वाले कोहेजिन को नहीं हटाना है, सेंट्रोमेयर वाले रीजन को? वो इसलिए क्योंकि कोहेजिन को डिसोसिएट कराने के लिए उसका फॉस्फोराइलेशन कराना पड़ता है, ठीक है। लेकिन सेंट्रोमेयर वाले हिस्से में फॉस्फेटेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं ताकि जब वो फॉस्फेट ग्रुप आए कोहेजिन में ऐड होने के लिए तब उसका डाइजेशन हो जाएगा एंड फॉस्फोराइलेशन नहीं हो पाएगा कोहेजिन का, एंड इसलिए वहाँ से कोहेजिन नहीं हटता है, कोहेजिन वहाँ पर रहता है। कोहेजिन फाइनली कब हटेगा? हमारा एनाफेज स्टेज में, जब क्रोमोसोम को सीग्रीगेट करना है तब कोहेजिन फाइनली हट जाएगा।
क्योंकि उस समय जो फॉस्फेटेज है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। अगर उस समय भी एक्टिव रहेगा तब फिर एनाफेज में तो सेपरेट हो ही नहीं पाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स, तो इसलिए उस समय फॉस्फेटेज इनएक्टिव हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे सेंट्रोमेयर एंड काइनेटोकोर की। तो सेंट्रोमेयर आपको पता होगा इज़ द प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। जो प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है वो होता है हमारे सेंट्रोमेयर, एंड इसमें हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन्स की बाइंडिंग साइट में हेल्प करती है। ये जो हाईली रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस है इसका रोल है प्रोटीन्स को बाइंड करने देना। तो उसमें कौन सा प्रोटीन बाइंड करता है? काइनेटोकोर आके बाइंड करेगा सेंट्रोमेयर में दोनों साइड, और ये एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेंट्रोमेयर के आउटर सरफेस में ये बाइंड करेगा, और इसका फंक्शन क्या है काइनेटोकोर का? पहला कि ये माइटोटिक स्पिंडल के अटैचमेंट में हेल्प करेगा, और दूसरा कि इसमें बहुत सारे मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि क्रोमोसोम को पोल्स की तरफ मूव करने में या मेटाफेज प्लेट की तरफ मूव करने में हेल्प करते हैं। ये मोटर प्रोटीन्स का ही रोल होता है इस मूवमेंट में। आपने साइटोस्केलेटन पढ़ रखा होगा तो उसमें काइनेटोकोर को डिटेल में पढ़ाया जाता है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कौन से मोटर प्रोटीन्स प्रेजेंट है। फिर हम आते हैं कि हमारा जो काइनेटोकोर है वो साइट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, अटैचमेंट ऑफ माइटोटिक स्पिंडल होता है। तो ये माइटोटिक स्पिंडल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है? हमारा सेंट्रोजोम से ओरिजिनेट हो रहा है। तो सेंट्रोजोम से ओरिजिनेट हो रहा है, उसके लिए हमें सेंट्रोजोम साइकिल जानना ज़रूरी है कि सेंट्रोजोम है क्या और कैसे ओरिजिनेट हो रहा है। तो सेंट्रोजोम जब जो सेल है वो G1 से S फेज़ में जा रहा होता है तो उस समय सेल में एक ही सेंट्रियोल होता है, एंड उसी समय इसका रेप्लिकेशन शुरू होता है। तो पहले एक ही सेंट्रियोल है, तो पहला डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एस फेज में क्या होता है कि एक सेंट्रियोल के बगल में दूसरा राइट एंगल पे एक स्मॉल प्रो सेंट्रियोल बनेगा, एंड देन ये डेवलप करके फिर डॉटर सेंट्रियोल बनाएगा जो कि राइट एंगल पे सिचुएटेड है। प्रो सेंट्रियोल एंड सेंट्रियोल वाला जो पार्ट है ये आप डायग्राम में देखिए, इसे आप नोट कीजिए। तो ये हमारा मदर डॉटर सेंट्रियोल हो गया, एंड फिर इसमें से मदर डॉटर सेंट्रियोल फिर फाइनली हमें पता है कि ऑपोजिट पोल्स में मूव कर जाते हैं प्रोफेज के समय। तो उसके पहले एक और इवेंट होता है कि माइटोटिक स्पिंडल का फॉर्मेशन। जैसे एक सेंट्रोजोम पूरा बना जिसमें दो सेंट्रियोल्स हैं आपस में राइट एंगल में अरेंज्ड हैं, उसमें से माइटोटिक स्पिंडल पहले एस्टर के फॉर्म में निकलते हैं। ये जो माइटोटिक स्पिंडल में एस्टर फॉर्मेशन है उसका पहला डायग्राम में जो सेंट्रियोल है तो उसमें से ये एस्टर के फॉर्म में माइटोटिक स्पिंडल बन रहे हैं, और ईच सेंट्रोजोम, दोनों जो सेंट्रोजोम है, हमारा सेंट्रोजोम साइकिल से हमें दो सेंट्रोजोम मिला, तो दोनों में पहले इस तरह एस्टर फॉर्मेशन हुआ, एंड फिर प्रोफेज में क्या होता है कि दोनों सेंट्रोजोम ऑपोजिट पोल्स में जाते हैं। तो ऑपोजिट पोल्स में जाने के कारण ये जो माइटोटिक स्पिंडल है ये भी इलोंगेट कर जाता है, ठीक है। तो इसलिए हमें तीन तरह के माइटोटिक स्पिंडल मिलते हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। माइटोटिक स्पिंडल जो है तो उसमें दो एंड्स हैं, एक प्लस एंड एक माइनस एंड। तो हमारा जो माइनस एंड है वो तो सेंट्रोजोम से अटैच्ड है, और जो प्लस एंड है वहाँ से माइटोटिक स्पिंडल का लेंथ ग्रो करता है, क्योंकि वहाँ से ही माइक्रोट्यूब्यूल्स आकर अटैच होते जाते हैं, जुड़ते जाते हैं, इसलिए लेंथ इंक्रीज़ होते जा रहा है। तो जहाँ से लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है वो हमारा प्लस एंड हो गया, एंड जो सेंट्रोजोम से अटैच्ड है वो हमारा माइनस एंड हो गया। एंड जब ये ऑपोजिट पोल्स में जाएंगे तो इस तरह इसका लेंथ इंक्रीज़ होते जाएगा। लेकिन कुछ एनिमल्स में सेंट्रोजोम नहीं होते हैं, जैसे माउस में
माउस के एम्ब्रियो में एंड हायर प्लांट्स में इसमें सेंट्रोजोम एब्सेंट है। ओके, तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट था। सेंट्रोजोम के बारे में समझना, माइटोटिक स्पिंडल के बारे में समझना, ये इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट जो हमारा फेज़ है प्रोफेज में, नेक्स्ट जो इवेंट होता है वो है न्यूक्लियर एनवेलप का डिसोसिएशन। न्यूक्लियर एनवेलप डिसोसिएट करता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप की 3 कंपोनेंट्स है। पहला है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, दूसरा है न्यूक्लियर लैमिना एंड तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स डिसअसेंबल कर जाएंगे, न्यूक्लियर लैमिना भी डिसअसेंबल कर जाएगा क्योंकि जो लैमिन फिलामेंट्स है जिससे न्यूक्लियर लैमिना बना है वो डीपॉलीमराइज करेगा, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पहले होल्स होना स्टार्ट होते हैं एंड फाइनली वो पूरी तरह टूट जाता है होल्स होने के कारण। ये था न्यूक्लियर एनवेलप के बारे में। एंड फाइनली जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है सेल में उनका क्या होगा, तो मतलब रिसर्च से ऐसा पता चला है कि माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, पेरोक्सीसोम, क्लोरोप्लास्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे ऑर्गेनल्स ऐसे के ऐसे ही सेल में रहते हैं थ्रू आउट द सेल साइकिल, इनमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन जो गोल्जाई अपैरेटस है वो या तो टूटकर, जो उसके वेसाइकल्स होते हैं वो मतलब जो गोल्जाई अपैरेटस है वो टूटकर वेसाइकल्स बनाएंगे, तो वो वेसाइकल्स या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मर्ज करेगा या फिर 2 में डिवाइड करेगा और एक एक डॉटर सेल में चला जाएगा गोल्जाई। ये ऐसा दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी है गोल्जाई अपैरेटस के साथ। तो ये था हमारा प्रोफेज इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, एंड दिस इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट. सम events are new here which you might have not studied in NCERT, or at that time it's not required also. Like we talked about the condensin cohesin proteins, then we talked about that centromere has highly repeated DNA sequences जिसके कारण काइनेटोकोर उससे अटैच हो रहा है. The centrosome cycle is important. Then the formation of mitotic spindle occurs from the plus end, and nuclear envelope का dissociation, and finally organelles का क्या fate होता है during prophase. So note it down and revise it, and any kind of doubt you can ask me. And if you are liking the videos, if you are able to understand, do like, share and subscribe it.